जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम वर्ग 10वीं की पॉलिटी अर्थात आपकी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के प्रथम अध्याय लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पर बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम इस अध्याय से निचोड़े गए वैसे तथ्यों को समझेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र महत्वपूर्ण है, और साथ ही ये विश्वास रखिए कि मैं आपको इस अध्याय को इस वीडियो के अंतर्गत पूर्णतः आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। इस विषय में इस अध्याय में दिए हुए विभिन्न पहलुओं को आसानी से समझेंगे और साथ ही अंत में हम आपको वैसे प्रश्न भी बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में इस अध्याय से पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। देखते हैं, पहला पॉइंट है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो कि आपका अध्याय का नाम से ही शुरू होता है। तो जानते हैं कि कहता है लोकतंत्र जनता का शासन है। ठीक है, लोकतंत्र जनता का शासन है, यानी इसमें जनता शासन करती है, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। इस शासन व्यवस्था में सत्ता यानी शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में नहीं रहती है। शासन की शक्ति का बंटवारा सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी सुनिश्चित करता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप आसानी पूर्वक समझ रहे होंगे कि लोकतंत्र जनता का शासन है। यानी हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, यानी अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने साहब ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए बनाई गई शासन व्यवस्था है। ठीक है, वहीं से हमने बताया आपको कि लोकतंत्र जनता का शासन है और इस शासन व्यवस्था में सत्ता यानी शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में नहीं रहती है। शासन की शक्ति का बंटवारा सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी सुनिश्चित करता है। ठीक है, कहता है नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। यानी जब हम 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं तो हम लोग चुनाव में खड़ा होते हैं या फिर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर चुनाव में मतदान करते हैं। ये अधिकार हमें दिया गया है हमारे संविधान के माध्यम से। ठीक है, तो कहता है कि नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। उदाहरणतः चुनाव में मतदान करना, चुनाव में खड़ा होना, विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाना, ये सभी कार्य तभी संपन्न हो पाते हैं जब सत्ता में साझेदारी हो। ठीक है, सत्ता में साझेदारी इसीलिए महत्वपूर्ण है। आगे हम सत्ता में साझेदारी का महत्व भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक सवाल बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलिए समझते हैं आसान भाषा में। तो कहता है शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए सत्ता में साझेदारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी शासन व्यवस्था जो है, जो हमारी सरकारें होती है, तो इसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हो सकें, इसलिए शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी महत्वपूर्ण है। मान के चलिए यदि सत्ता में साझेदारी ना हो, यानी किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा सत्ता चलाया जाता हो या फिर किसी विशेष संगठन या जाति, समुदाय, मोहल्ला, गांव, किसी एक संगठन के थ्रू शासन चलाया जाए, तो उसमें जाहिर है कि मतलब बाकी बचे लोगों को कभी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ताकि समाज के सभी वर्ग शामिल हो सके सत्ता में यानी शासन व्यवस्था में, तो इसके लिए समाज में यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है आपका कि सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव जैसे जातीय, लैंगिक, भाषाई सांप्रदायिकता को कम करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी होगी तो सभी लोगों को मौका मिलेगा, और सभी लोगों को मौका मिलेगा तो आपसी टकराव कम होंगे। सभी जाति के लोग जाएंगे, सभी लिंग के लोग जाएंगे, सभी भाषा के लोग जाएंगे, सभी संप्रदाय के लोग अगर शामिल हो जाएंगे सत्ता में, तो जाहिर है कि एक दूसरे के लिए झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, सभी अपने हितों की लड़ाई लड़ेंगे। तो इसके लिए हमारा ये लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान करने के लिए, यानी राजनीतिक व्यवस्था जो है, ठीक है, इसमें दृढ़ता हो। दृढ़ता मतलब दृढ़ निश्चय हो, यानी ठान लिया जाए जो चीज़ वो पूरी करने की निष्ठा हो, उसे दृढ़ता कहते हैं। ठीक है, और अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, यानी राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायी रूप से बरकरार रखने के लिए, यानी
लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए हमारे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से इस 2 पॉइंट को हमने पढ़ा। पहला कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, और दूसरा पॉइंट कि सत्ता की साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ से हमें 2 प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, यानी इस अध्याय का ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका होता है। ये दो क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण होता है जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि सत्ता में साझेदारी के पॉइंट को जो हमने समझाया वही आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको इससे ऊपर के पॉइंट में समझाया कि सत्ता में साझेदारी क्यों ज़रूरी है, और यही पॉइंट आपके इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सत्ता में साझेदारी के रूप पर। ठीक है, सत्ता में साझेदारी का रूप जो होता है वो यहाँ पे आपका एक सबसे मेन पॉइंट आता है जो कि आपके बोर्ड परीक्षाओं में सवाल भी पूछे जाते हैं कि दबाव समूह क्या होता है। ठीक है, तो दबाव समूह क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, दबाव समूह जो होता है अपने हितों के लिए बनाए गए संगठन को हित समूह कहते हैं। पहली पॉइंट यहाँ पे ये समझना होगा दबाव समूह को समझने से पहले कि हित समूह क्या होता है। यानी जब हम अपने स्वार्थ यानी अपने हित के लिए जब कोई संगठन या समूह बनाते हैं तो उसे हित समूह कहते हैं। और जैसे कि हम लोग फुटबॉल क्लब बना लिए, जाति संगठन बना लिए, या फिर गांव या मोहल्ला का कोई समिति होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हमारे गांव या समाज में ढेर सारे संगठन या समूह होते हैं, तो ऐसे समूह को हित समूह कहते हैं। ठीक है, और हित समूह जो होता है यानी यही हित समूह जब आगे चल करके बड़ा रूप ग्रहण करता है तो ये सरकार पर दबाव बनाने लगता है। ठीक है, यानी अपने हितों को पूरा करवाने के लिए सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावित करने लगता है। ठीक है, तो जब हित समूह सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावित करने लगे तब वह हित समूह ना रह करके दबाव समूह हो जाता है। जैसे छात्र संगठन हो गया, शिक्षक संघ हो गया, व्यवसायी संघ हो गया, मजदूर संघ हो गया। समय समय पे ये सभी सरकार के विरोध में खड़े होते हैं, जो जिसके वजह से सरकार को नियम बनाने पड़ते हैं या फिर उल्टा पुल्टा नियम जो बनाया जाता है उसको वापस लेना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि अभी हाल फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान के लिए कुछ बिल लाए गए थे जिसके वजह से किसान संगठन के द्वारा उसका विरोध किया गया और मजबूरन सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़ा था। ठीक है, तो आगे इसका एक ये भी सत्ता की साझेदारी का रूप हो गया जो कि दबाव समूह कहलाता है। दूसरा रूप होता है विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता की भागीदारी। ठीक है, यानी विभिन्न समुदाय, जितना भी समुदाय होता है, समुदाय का अर्थ होता है कि जो भी हमारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे जातीय समूह हो गया, भाषाई समूह, धार्मिक समूह, क्षेत्रीय समूह, लैंगिक समूह, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये सब जो होता है यानी जाति के आधार पे जो संगठन बनाया गया वो जातीय संगठन या समूह कहलाएगा, भाषा के आधार पे जो बनाया गया वो भाषाई समूह कहलाएगा, धार्मिक आधार पे जो बनाया गया धार्मिक संगठन या समूह कहलाएगा, क्षेत्र के आधार पे बनाया जाए तो क्षेत्रीय संगठन या समूह कहलाएगा, और लिंग के आधार पे यानी महिला पुरुष इस या किन्नर, इस आधार पे यदि कोई संगठन या समूह बनाया जाता है तो उसको लैंगिक समूह कहते हैं। और ये सभी भी सत्ता में साझेदारी के रूप होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि सरकार के विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, यानी सत्ता में साझेदारी के लिए मुख्य जो होता है वो सरकार का विभिन्न अंग होता है। विभिन्न अंग का तात्पर्य ये है कि लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये पॉइंट आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा क्योंकि आप जब आगे की पढ़ाई करेंगे तो आपको यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। पहला विधायिका जो कि हमारे लिए कानून बनाती है, दूसरा कार्यपालिका जो कि उस कानून को निर्वहन करवाती है, और तीसरा न्यायपालिका जो कि उस कानून के बारे में निर्णय लेती है या फिर उस कानून को तोड़ने वालों को सजा सुनाती है। ठीक है, आगे तीसरा है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल तो आप लोग समझते होंगे, और राजनीतिक दल के बारे में हम लोग तीसरी अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो इस पर विशेष टिप्पणी करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग राजनीतिक दल के बारे में इतना जानिए कि जो चुनाव में भाग लेती है सरकार के द्वारा जो मतलब पार्टियां जो होती है, मुख्य रूप से आप लोग पार्टियां जो होती है वो राजनीतिक दल होता है। ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। और
यही जो है सरकार सरकार बनाती है, चुनाव लड़ती है और हमारे लिए, अब हमारे हितों में, जनता के हितों में काम करती है। ठीक है। आगे, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का विभाजन। सत्ता का विभाजन 3 स्तरों पे मुख्य रूप से होता है। मुख्य रूप से यदि माना जाए तो हम लोग फेडरेशन जब पढ़ते हैं तो वो 2 स्तर पे होता है। पहला, केंद्र सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सभी होते हैं। ठीक है। दूसरा, राज्य सरकार, जो मुख्यमंत्री का कैबिनेट होता है। ठीक है। और तीसरा, स्थानीय स्वशासन, जिसमें हमारे मुखिया, जिला परिषद और पंचायत समिति जैसे प्रतिनिधि, सरपंच जैसे प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं। और यही था आपके इस अध्याय का, यानी आपके प्रथम अध्याय का पूर्णतः निचोड़। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस पूरे पॉइंट को यदि सीधे सीधे नोट कर लेते हैं तो इससे आपका फेयर कॉपी भी तैयार हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसी खुशी अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है। स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य पे ध्यान दें और पढ़ाई पे पूर्णतः ध्यान दें। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्याय या अगले किसी दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।